मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी का बुक से सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस छूट गया था बनाने के लिए, जो आज मैं बनाकर वीडियो आप देख रहे होंगे। चलिए, मैं अब शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ था तो उसको मैं शुरू करता हूं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की वह अवधि जब शरीर जनन योग बन जाता है तो वह क्या कहलाता है। आप देखिए साथियों, रजोधर्म, किशोरावस्था, ऋतुचक्र, स्राव चक्र और रजोनिवृत्ति। तो आप जानते होंगे जनन योग जब बन जाता है तो उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यौवनारंभ में शरीर में होने वाला परिवर्तन नहीं है। आप देख सकते हैं शरीर की लंबाई, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना। एडम्स एप्पल जो है ना, कंठमणि भी कहते हैं इसको साथियों। तो ये सभी जो है ना यौवनारंभ का संकेत है, ये परिवर्तन है। जबकि रजोनिवृत्ति जो है वह समाप्ति का प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन पौरुष हार्मोन है। साथियों, आप देख सकते हैं पौरुष हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये पौरुष हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो आप सभी जानते होंगे ये कुल 28 दिन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनन अपराध है। तो साथियों, अभी तो इसमें ऑप्शन के अनुसार 18 है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के किस अवस्था में सीखने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो साथियों, ये जानते ही होंगे ये किशोरावस्था में सीखने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवनारंभ काल में शरीर में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना, बालकों के कंधे के अस्थियों का चौड़ा होना, बालिकाओं कमर और जंघों के बीच अस्थियों में वृद्धि होना, ये सही है। यानी आपका तीनों ऑप्शन सही है। बालिकाओं के स्वर का कर्कश हो जाना ये गलत है, उसकी आवाज़ जो है वो सुरीली हो जाती है, महीन हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र से संबंधित सही तथ्य क्या है। तो साथियों, आप देखिए ख ग घ ये तीनों आपका सही है। इस चक्र में प्रारंभ में अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। दूसरा है, यह चक्र 45 से 50 वर्ष आयु के बीच बंद हो जाता है। इसी को साथियों रजोनिवृत्ति कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको मिनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की दीवार में कुछ आवश्यक परिवर्तन होता है, यानी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर बालक के गौण लैंगिक गुण कौन से होते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं आवाज़ का भारी होना और दाढ़ी मूँछों का उगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति से संबंधित सही तथ्य। तो साथियों, ये लगभग 45 से 50 आयु में मासिक चक्र का रुक जाना, नारी में संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाना, ये रजोनिवृत्ति कहलाता है, जिसको हम मिनार्की कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साथियों भरने वाला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में प्यूबर्टी मतलब रजोदर्शन साथियों, प्यूबर्टी इंग्लिश में कहा जाता है, जो 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। वृषण का स्राव टेस्टोस्टेरोन पौरुष हार्मोन कहलाता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः नारी में लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात रजोनिवृत्ति हो जाती है। इस कारण से उसमें संतान जनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में दाढ़ी मूँछों का उगना क्या कहलाता है। तो ये गौण लैंगिक लक्षण होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल क्या कर सकता है। साथियों, आप जानते होंगे बल के बारे में। बल क्या है, आप देख सकते हैं बल गति को बढ़ा सकता है, बल गति को घटा सकता है, बल वस्तु की आकृति को बदल सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का क्या होगा। बल एक सदिश राशि है साथियों, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये शायद आप जानते होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भार का मात्रक क्या है। तो साथियों ये न्यूटन भी है और किलोग्राम भार भी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर गो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक। साथियों दाब तो आप जानते ही होंगे, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, यानी गो नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी ड्रॉपर के चंचू मतलब नोजल को पानी में रखकर किसी बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, तो बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो साथियों ये आप जानते होंगे कि यह कारण किस कारण से होता है। तो आप देखिए पानी का दबाव है, पृथ्वी का गुरुत्व बल है, रबर की बल्ब की आकृति है साथियों, उसके बाद है वायुमंडलीय दाब। तो आपका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरने वाला है साथियों, आप देख सकते हैं कुआं से बाल्टी के द्वारा पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं। तो साथियों ये बल लगा करके खींचते हैं। और ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कि बाल्टी हल्की क्यों लगती है। तो ये साथियों उत्प्लावन बल के कारण पानी से भरी बाल्टी जो कुएं से निकालते हैं वो हल्की लगती है। नेक्स्ट है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हम उसको क्या करते हैं। तो साथियों इसको हमको धकेलना पड़ता है, यानी बल लगाना पड़ता है। क्रिकेट में गेंद के द्वारा किसके कारण स्टंप गिर जाते हैं। साथियों ये धकेलने के कारण गिर जाता है, देखिए स्टूडेंट्स भर करके ही रखा है बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कारण है जो वस्तुओं की गति में किसी प्रकार का क्या करता है। तो वो बल क्या करता है, वस्तुओं की गति में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट है चलते या दौड़ते समय हम किस बल का उपयोग करते हैं। साथियों उस समय यदि सड़क के साथ में बात करें तो वह घर्षण बल हो जाएगा, लेकिन यदि हम चलते दौड़ते हैं तो ये मांसपेशी बल का उपयोग करते हैं, पैर जो है ज़मीन से घर्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं। साथियों पता ही होगा आपको, यही आपका घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। आकर्षण बल साथियों पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को हम जानते हैं गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप जानते ही होंगे ये न्यूटन होता है। नेक्स्ट है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है। यदि एक वस्तु आवेशित हो और एक अनावेशित हो तब इस स्थिति में वह उसको आकर्षित करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, जब ये दोनों वस्तु आवेशित हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। चलिए नेक्स्ट है किसी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यानी दो चुंबक है दोनों का उत्तरी ध्रुव यदि हम आपस में लाते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। यदि यही चीज़ आप एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे का दक्षिणी ध्रुव को हम लावें तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क क्षेत्रफल को कम करके दाब को क्या किया जा सकता है। तो आप जानते ही होंगे इसको बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि कांटी को नुकीला बनाया जाता है, सुई को भी नुकीला बनाया जाता है साथियों, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने के लिए, ताकि उसका दाब को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है। तो ये 100 किलो पास्कल होता है साथियों। वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी पर वह 100 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है साथियों बल लगता है। बल कहाँ लगता है, आप देख सकते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संसर्ग में चलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संसर्ग में चलती है तो एक घर्षण बल कहता है। तो ये आपका ये हो गया। जब दूसरा ऑप्शन में देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संसर्ग में चलना चाहती है, तो ये दोनों स्थिति हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण है। तो आप जानते होंगे यह स्पर्श बल है साथियों, स्पर्श जिसको हम संस्पर्श भी बोलते हैं।
तो ये आपका क नंबर हो जाएगा। घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है साथियों? तो ये आपका यानी पृष्ठों की प्रकृति पर, दूसरा भी पढ़ लीजिए, पृष्ठों के दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता, अर्थात दोनों हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयान अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे अखबार तथा तौलिए पर है उसका खिलौना रखा हुआ। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का क्रम बढ़ता हुआ क्या होगा? तो साथियों आप देख सकते हैं, तो सबसे घर्षण बल जो बढ़ेगा सबसे कम, सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, घर्षण बल का बढ़ता क्रम। तो साथियों तो सबसे पहले कम घर्षण जो उत्पन्न करेगा उसको हम देखना होगा। तो सबसे कम जो है ये हमको लगता है ये संगमरमर हो जाएगा आपका, संगमरमर, यही ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, संगमरमर का गीला। और तो संगमरमर एक जगह घ नंबर में भी है साथियों, इधर देख लीजिएगा आप, घ में भी है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, तौलिया लेकिन लास्ट में आना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही क ही होगा। संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया, ये आपका बढ़ते क्रम में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटनिक जो धरती पर घिस करके चलती है, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम जो है साथियों यानी स्थैतिक हो जाएगा, उसके बाद सर्पी होगा, उसके बाद लोटनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल घर्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। साथियों आप देख सकते हैं, तरल की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु की चाल पर, अर्थात सभी पर हो जाएगा। भरने वाला भी क्वेश्चन को देख लीजिए आप, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो आप जानते होंगे साथियों ये आपका घर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का विरोध करती है। किसका विरोध करती है साथियों? ये गति का विरोध करती है। नेक्स्ट है घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। साथियों ये अनियमितताओं पर हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जों में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो ये साथियों ये परिवर्तन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? तो आप जानते ही होंगे ये आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम लगता है, यानी स्थैतिक घर्षण जो है वो ज़्यादा होता है साथियों। स्थैतिक घर्षण जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण सदैव वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले बाह्य बल के होता है। क्या होता है साथियों? आप समझ सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका बराबर हो जाएगा। आपेक्षिक गति उत्पन्न करने का प्रयास और बाहरी बल का, ये दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिश, संनेहक, बॉल बियरिंग आदि की सहायता से घर्षण को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। इसी कारण से तो हम उसको सन्निहित करते हैं ताकि उसकी घर्षण कम किया जा सके। नेक्स्ट है गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम क्या दिया जा सकता है? तो साथियों गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम क्या दिया जा सकता है? ये क्या होगा? घर्षण ही होगा साथियों। किताब में तो घर्षण दिया हुआ है। ये भारतीय वन का बुक है साथियों, आप देख रहे होंगे, पहचान गए होंगे बुक का पेज को। नेक्स्ट है तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? ये तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर तरल लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अब आवर्ती से क्वेश्चन है साथियों, यानी ध्वनि चैप्टर है जो आप जान सकते हैं ध्वनि क्या होता है। क्वेश्चन है ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप साथियों जानते होंगे इसका हर्ट्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा भी जा सकता है।
यदि किसी वस्तु की कंपन की आकृति F और आवर्तकाल T हो तो क्या होगा? F बराबर T, ये तो गलत हो जाएगा। F गुना T बराबर 1, ये आपका सही हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 1 होता है साथियों। नेक्स्ट है, किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो आप जानते होंगे साथियों, ये पुरुष की होगी। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होने की संभावना है? तो साथियों ये छोटी बच्चे की, इसकी आवाज़ की आवृत्ति, आवाज़ मैंने बोल रहा, आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होने की संभावना होती है। और छोटे बच्चे अधिक आवाज़ को सुन भी पाते हैं, शायद आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है? साथियों आप देख लिए, इसमें किस किस में ध्वनि संचरित हो सकती है? ध्वनि संचरित होने के लिए माध्यम तो ठोस, द्रव, गैस तीनों होगा साथियों। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भरने वाला में से कुछ इंपॉर्टेंट्स है ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। कंपित वस्तु क्या करती है? तो ध्वनि उत्पन्न करती है साथियों। यहाँ पर क्या होगा? ध्वनि हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में किए गए समय को क्या कहते हैं? साथियों इसी को हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसको T से संकेत किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तभी जानते हैं, ये हर्ट्ज होता है साथियों। नेक्स्ट है, आवर्तित था आवर्तकाल का गुणनफल, यह अभी तुरंत बताएं, ये आपका 1 होगा। ध्वनि की प्रबलता को कंपन का क्या निर्धारित करता है? तो आप जानते ही होंगे, ये आयाम निर्धारित करता है साथियों। आयाम बहुत इंपॉर्टेंट्स है, इससे क्वेश्चन प्राय गलत करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को कंपन क्या करता है? कंपन की क्या निर्धारित करता है? तो ये भी साथियों आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, तनी हुई झिल्ली ढीली झिल्ली की तुलना में क्या होता है? तो आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न कैसी करती है? तो ये आप जान ही समझ गए होंगे, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व क्या होता है? तो मोटी ध्वनि का तारत्व साथियों कम होता है, कम होता है। ये आपका कम हो जाएगा। और जबकि पतली तीक्ष्ण ध्वनि का तारत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। हम ध्वनि को तभी सुन सकते हैं जबकि उसकी आवृत्ति, आप जान लीजिए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो साथियों, तभी हम किसी ध्वनि को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम कहते हैं, तो ये साथियों प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, प्राश्रव्य। और जिसको सुन सकते हैं उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको नहीं, जो नहीं कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। हम ध्वनि को तभी सुन सकते हैं, ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? साथियों ये बिना माध्यम वाला यानी निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के संचरण के लिए किसी की उपस्थिति आवश्यक है? साथियों ये माध्यम हो जाएगा, माध्यम का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल की अपेक्षा ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, ये याद रखना है। आपको पता होगा ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास होती है, जबकि प्रकाश की चाल साथियों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है साथियों। नेक्स्ट है, नियमित ध्वनि की चाल पदार्थ में अधिकतम होती है। ध्वनि साथियों ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस और द्रव की अपेक्षा। अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो इसको हल्ला या शोर कह सकते हैं साथियों, शोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। इसमें दिया हुआ है, जब चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या होगा? आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा साथियों, उसके बाद आपका रासायनिक प्रभाव भी होगा, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो आप देख सकते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा बहती हो
उसको हम सुचालक कहते हैं। तो इसमें लकड़ी, रबड़, कागज़ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो पीतल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? तो साथियों, विद्युत धारा का कुचालक आप समझ सकते हैं, पारा, सिरका, नमक का जलीय विलयन, ये सभी विद्युत का सुचालक है। सिरका में अम्ल होता है तो इसमें सुचालक होगा ये। आसुत जल, जो वर्षा का जल होता है साथियों, ये विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है परिचित्र या टेस्टर जिसको कहते हैं। नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के किस कारण से? तो उसमें या चुंबकीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है दो द्रव्यों ए और बी के चालकता के जांच करने के लिए एक परिचित टेस्टर का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि परिचित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला यानी दीप्त हुआ, जबकि बी के अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो आप ये क्लियर जान सकते हैं कि द्रव ए और बी दोनों क्या है, एक अच्छा चालक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? साथियों, ये ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन के लिए किया जाता है? साथियों, ये रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए भरने वाला है, थोड़ा सा इसको भी देखा जाए। याद भरने वाला को मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद इसको करने का प्रयास कीजिएगा। इसका रिवीजन लगभग हो चुका है। चलिए साथियों, मैं छोड़ देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है।